जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 4 फरवरी को आपका पेपर कैसा आएगा। यानी कि 4 फरवरी के पेपर में साथियों कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और साथियों मैथ के। तो आज की इस वीडियो साथियों अगर बात करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितना कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं सभी के सभी साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको जो बताऊं और उससे संबंधित जानकारी जो आपको बताऊं वो आपको साथियों ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके सवाल आपके एग्जाम में साथियों बनेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि जिसका उदय हाल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए। देखिए यहां पर एक शब्द है साथियों नवजात। नवजात की जब हम बात करते हैं साथियों, नवजात का मतलब पता क्या होता है साथियों? अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो। क्या अगर बात करें साथियों, अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको नवजात कहा जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, नटराज शब्द की हम बात करते हैं तो नृत्य का राजा, क्या नृत्य के राजा को क्या कहा जाता है साथियों? नृत्य के राजा को क्या कहा जाता है? नटराज कहा जाता है। उसके अलावा अगर साथियों नवोड़ा की हम जब बात करते हैं तो नवविवाहित स्त्री, क्या नवविवाहित स्त्री की अगर बात करते हैं साथियों, नवविवाहित स्त्री की अगर बात करें तो साथियों इसको क्या कहा जाता है साथियों? नवोड़ा कहा जाता है। उसके अलावा नवोदित शब्द की अगर बात करते हैं तो जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसको नवोदित कहा जाता है। तो यहां से आपके साथियों 4 सवाल बन सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों के वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि साथियों यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब देखिए गाय कभी भी शुद्ध नहीं होती, गाय तो हमेशा साथियों शुद्ध रहेगी। अरे भाई दूध का मसला है यहां पर कि दूध शुद्ध है या दूध शुद्ध नहीं है। तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है ये होना चाहिए। अब यहां पर किसी भी परिवर्तन की जरूरत नहीं, ये सही है, ये सही नहीं है। यहां शुद्ध दूध का गाय मिलता है ये भी गलत है। ठीक है, यहां शुद्ध गाय का ये भी गलत है। मैं कहूंगा सही कौन सा है? सही आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यानी कि सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है तो बेरहमी का विलोम क्या होगा, बताइए। तो बेरहमी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? रहमदिली हो जाएगा। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि दिए गए वाक्य में 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही वाले विकल्प का आपको चयन करना है। यानी कि कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है ये आपको बताना है। कह रहे कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा ये सही है। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा ये में नहीं आना चाहिए। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, जब वार आ गया तो गेद के दिन क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा ये भी नहीं सही है। मैं कहूंगा सबसे शुद्ध वाक्य जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। नश्वर का आपको बताने के विलोम क्या होता है, बताइए। देखिए अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि संपन्न का विलोम क्या होगा, क्या संपन्न का विलोम साथियों क्या होता है? संपन्न का विलोम विपन्न होता है। उसके अलावा साथियों दानव का विलोम क्या हो सकता है? दानव का विलोम साथियों मानव हो सकता है। सहित की अगर बात करें, सहित का विलोम क्या होता है साथियों? तो सहित का विलोम विहित होता है। और हम नश्वर की अगर बात करें तो नश्वर का विलोम साथियों क्या होता है? अनश्वर होता है। तो ये भी साथियों जानकारी आप लोग याद रखेंगे। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं एसएससी जीडी एग्जाम से पहले पहले आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ तैयार की गई है। मेरा मानना है कि अगर आप इन पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। इस पीडीएफ में साथियों ये 3 तरीके की पीडीएफ आपको दी जा रही है और बहुत अधिक रेट नहीं रखा है। 200-300 नहीं साथियों, सिर्फ 45 रुपए रेट रखा है। आपको दिए जाएंगे साथियों, देखिए आपका जो पेपर बनेगा ना वो पिछले पेपर में से साथियों क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। एग्जामिनर यही तो करता है, ज्यादा मेहनत थोड़ी ना करेगा, नए नए क्वेश्चंस थोड़ी ना तैयार करेगा मैथ रीजनिंग के। वो पिछले जो पेपर हुए थे अभी हाल फिलहाल में जो 2024 फरवरी के, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेगा। तो अगर आप इन सभी पिछले पेपर की शिफ्टों का अगर हल देख लेते हैं तो साथियों वहां से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और ये सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगी सारी शिफ्टें हल के साथ। उसके अलावा साथियों जो कुछ कसर बाकी है वो मैंने इसमें कवर कर दी है 10 मॉडल पेपर में। यानी कि इसमें साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें भी एक एक मॉडल पेपर 80-80 क्वेश्चन का होगा। हर एक मॉडल पेपर में हिंदी होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, क्वेश्चन से रिलेटिव जानकारी भी होगी। क्वेश्चन होगा जस्ट नीचे ही उसका आंसर होगा, आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए आप बहुत परेशान थे ना, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ आपको अलग से दी जाएगी। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक
करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर सिर्फ 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। ठीक है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं साथियों हम लोग अगले नंबर के सवाल की तरफ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। देखिए हाथ से लिखी पुस्तक के लिए एक शब्द क्या होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इसको पांडुलिपि कहा जाता है। तो कुल मिला के यानी कि जो हाथ से लिखी एक तरीके से है, ठीक है, उसको पांडुलिपि कहा जाएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि रेखांकित शब्द का विलोम बताएं, यानी कि दुरुपयोग का विलोम क्या होगा ये आपको बताने। देखिए आपको पता होगा भी कठोर का विलोम क्या होता है, कठोर का विलोम तो कोमल होता है, ठीक है। और दुरुपयोग का विलोम क्या होता है साथियों, सदुपयोग होता है। क्या होता है साथियों, सदुपयोग होता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों हिंदी के 20 सवाल होंगे, इसमें चेक करिएगा कि आपका स्कोर कितना रह पाता है। कह रहे हैं कि साथियों मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, या मैं अपनेपन में परिवार के साथ घूमने जाने वाली, ये तो नहीं होगा। मैं कल में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये भी नहीं होगा। मैं दिसंबर में या मैं गाड़ी में, देखिए मैं दिसंबर आपका सही हो जाएगा। क्या मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये आपका सही हो जाएगा। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है। यहां पर देखिए जरा पूछा क्या जा रहा है, कह रहे कि उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यानी कि आपको बताने कि इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। उद्धार शब्द की जब हम बात करते हैं साथियों, उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, उद्धार का मतलब होता है परित्राण, लेकिन उधम साथियों इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अलादीन का चिराग, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो भाग्य खुलना नहीं, आमना सामना होना नहीं, आश्चर्यजनक वस्तु, बिल्कुल साथियों आश्चर्यजनक वस्तु को कहा जाता है कि भाई ये तो अलादीन का चिराग है। अगला देखिए कह रही कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चुनना है। कह रही कि विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या धन अर्थी। क्या विद्या धन अर्थी की अगर यहां पर बात करते हैं, अब देखिए शब्द के योग से बना है ये नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए था साथियों, शब्दों के योग से बना है। क्या शब्दों के योग से बना है ये होना चाहिए था कुल मिला के। ठीक है ना। तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, शब्द नहीं आना चाहिए, शब्दों के योग से बना है ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि झांसा देना इसका मतलब क्या होता है, धोखा मिलना या धोखा होना या धोखा देना या भड़काना। देखिए झांसा देना, झांसा मिलने का मतलब हम कह सकते हैं धोखा मिलना, लेकिन झांसा देने का मतलब होता है साथियों धोखा देना। तो कुल मिला के सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि दिए गए वाक्य में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, मतलब कौन सा शुद्ध आपको वाक्य लग रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, दीपक गलत लिखा हो। राम की तुलना में कबीर से मत करो, राम की तुलना कबीर से मत करो। यह मशीन सब कार्य करती है, औरत में बहुत शक्ति, ये वाला साथियों बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि साथियों देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है। तो यहां पर जो रेखांकित भाग है ना उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है, यानी कि देवताओं के उपवन के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, तो इसको हम नंद कानन कहते हैं। क्या साथियों, नंदन कानन कह सकते हैं। यानी कि देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है साथियों, नंदन कानन कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि यहां पर भी वही चीज है, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताइए। तो चौड़ी यहां पर साथियों कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन चौड़ी ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है साथियों, मैं अगर बात करूं तो चौड़ी कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, ये वाला शब्द आना चाहिए, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि अब आपको पर्यायवाची बताने, यानी कि महिला शब्द का साथियों पर्यायवाची आपको बताने क्या हो सकता है बताइए। चलिए वैसे तो महिला शब्द के साथियों बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि महिला की अगर हम बात करते हैं तो महिला को नारी कहते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं हम, महिला को साथियों औरत कहते हैं। महिला को रमणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, महिला को रमणी भी कहते हैं और महिला को वनिता भी कहते हैं। देखिए अगर महिला का पर्यायवाची आपसे पूछा जाएगा ना, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसमें सही साथियों पूछा जाएगा। महिला को कांता भी कहा जाता है। क्या कांता भी कहा जाता है, और महिला को साथियों अबला भी कहा जाता है। उसके अलावा साथियों
कामिनी भी कहा जाता है। क्या कामिनी भी कहा जाता है महिला को? तो मैं कहूंगा साथियों, क्या स्त्री मैंने यहां पर लिखा है, स्त्री नहीं लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, महिला को स्त्री भी तो कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर पूजा शब्द की बात करते हैं। पूजा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से बन सकते हैं? जैसे कि उपासना कहते हैं, पूजा को क्या कहते हैं? उपासना कहते हैं। उसके अलावा जो कहते हैं नहीं, पूजा कर लो, अर्चना कर लो, तो पूजा कह लो, उपासना कह लो, अर्चना कह लो, एक ही चीज है। अच्छा, इबादत भी इसको कहा जाता है उर्दू में, ठीक है ना, इबादत भी कहते हैं और बंदगी भी कहते हैं कि भाई तुम किसकी बंदगी करते हो, ठीक है। तो ये सारे पूजा के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। उसके अलावा अचर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची होता है अचल। क्या साथियों? अचल होता है। उसके अलावा इसका पर्यायवाची होता है जड़, और इसका पर्यायवाची क्या होता है साथियों? स्थावर होता है। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीता शब्द की यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सीता को क्या कहा जाता है? जानकी कहा जाता है। सीता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जानकी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों मैथिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके अलावा साथियों मैथिली हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको साथियों ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, कह रही कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा? इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। अरे भाई, उसको तो हम चक्रपाणी कहेंगे। क्या? जिसके हाथ में चक्र होता है उसको साथियों क्या कहा जाता है? चक्रपाणी कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर अगर बात करें चंद्रमौली किसे कहा जाता है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो। क्या साथियों? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जिसके सर पर, क्या जिसके सर पर साथियों क्या हो? चंद्रमा हो। क्या? जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहा जाएगा? चंद्रमौली कहा जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंदिवर शब्द की अगर बात करते हैं, नीले रंग के कमल को क्या कहा जाता है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए। नीले रंग के कमल को क्या कहा जाता है? नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अच्छा, ईशान भी आपसे पूछा जाता है। तो पूरब और उत्तर, ठीक है ना, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पूरब, पूरब और उत्तर के, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है ना, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है ना साथियों, उसको क्या कहा जाता है? उसको ईशान कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं देखना चाहिए। यानी कि साथियों तद्भव रूप का सही विकल्प कीजिए। मेरे ख्याल से ये तत्सम क्या है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। कुल मिला के ये आपको यहां पर बताना है। देखिए, अवगुण एक तद्भव शब्द होता है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम साथियों अवगुण हो जाएगा। अवगुण कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यानी कि हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं देखना चाहिए। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों ठिकाना ना रहना। क्या? ठिकाना ना रहना, इसका मतलब क्या होता है? कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना नहीं साथियों, कहीं जगह ना मिलने को क्या कहा जाता है? ठिकाना ना रहना। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक खाली जगह है। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है, भटकते मन को प्राप्ति भी प्रदान की जा सकती है, भटकते मन को क्रांति भी प्रदान की जा सकती है, या भटकते मन को भ्रांति भी प्रदान की जा सकती है। तो यहां पर सबसे सटीक शब्द जो आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए वाला आना चाहिए। यानी कि योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। तो अगर आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने साथियों जीके के क्वेश्चंस यहां पर आ चुके हैं। इन जीके के क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों चेक करिएगा। यानी कि निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा वेग कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। अगर बात करते हैं साथियों वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर बटे सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। कहां पर लिखा हुआ है? मीटर बटे सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। तो भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी? 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। ये यहां पर साथियों आंसर है। ये सवाल पूछा जाएगा साथियों आपसे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की बात चल रही है। देखा जाए तो साथियों फील्ड हॉकी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान का आपसे पूछा गया राष्ट्रीय खेल। उसके अलावा क्या आपसे साथियों अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल नहीं पूछा जाता? क्या
अमेरिका का राष्ट्रीय खेल नहीं पूछा जा सकता तो बिल्कुल पूछा जा सकता है साथियों, बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। आप लोग याद रखेंगे ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं चीन की, अगर बात करें चीन का क्या राष्ट्रीय खेल नहीं पूछा जा सकता साथियों, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। क्या है साथियों? टेबल टेनिस जो है ना, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों बांग्लादेश की, क्या अगर बांग्लादेश की हम अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। क्या है साथियों? कबड्डी है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए भाई, अब यहां पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, एक भाग में आपको बता रहा हूं साथियों, संविधान का भाग नंबर 4। इस भाग में साथियों अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इस भाग में अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 36 से लेकर साथियों 51 है। इस अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किसका जिक्र किया गया साथियों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक तरीके से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सुरक्षा को बढ़ावा बनाए रखना, ये बिल्कुल है। नागरिकों के लिए सम्मान, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये भी है। और कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये भी है। विधायक को कार्यपालिका से अलग करना, ये चीज साथियों इंक्लूड नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल ये कहां पर आयोजित हुए थे? तो 1951 में जो पहले एशियाई खेल हुए थे साथियों, तो ये कहां पर हुए थे? ये इंडिया में हुए थे, और इंडिया के नई दिल्ली में हुए थे। कहां पर हुए थे साथियों? इंडिया में हुए थे, और इंडिया के नई दिल्ली में हुए थे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। साथियों, ये जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं ना, ये एक तरीके से बहुत शानदार क्लास है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर एक अलग अलग क्लास में आपको, एक क्लास में हिंदी पढ़ाऊं, एक क्लास में जीके, एक क्लास में रीजनिंग, एक क्लास में मैथ। मैं चाहता हूं कम से कम समय में 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती, बहुत मुश्किल से हो सकता है शायद 1 घंटे की निकल जाए, ठीक है। तो साथियों ये 50 से 55 1 घंटे में आपको इतना कंटेंट मैं दे देता हूं कि आपकी तैयारी अगर 19 है तो 20 हो जाएगी। यानी कि हर एक क्लास में नंबर आप गेन करते जाएंगे। और अगर आप साथियों अपने एग्जाम तक ये डेली क्लासेस वाले है ना, ये डेली क्लास जो आपकी चलती है टारगेट सिलेक्शन पर, इसको अगर आप साथियों देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका फाइनल लिस्ट में साथियों नाम आ जाए। तो इस चैनल का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन, और टारगेट सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो साथियों इसको अगर आपने अभी तक साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर साथियों जरूर आप लोग क्लिक कर लीजिए। और बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या होगा, करके खुदाई खिदमतगार जो एक तरीके से था, इसके संस्थापक आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? मैं कहूंगा खान अब्दुल गफ्फार इसके संस्थापक थे, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर अगर बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या सीमांत गांधी कहा जाता है? ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है बच्चा खां किसे कहा जाता है? क्या बच्चा खां किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को ही बच्चा खां कहा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बादशाह खान किसे कहा जाता है? क्या बादशाह खान भी साथियों इन्हीं को ही कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को ही साथियों कहा जाता है। और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा ओडिशी से संबंधित है। ओडिशी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो समवर्ती सूची की जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो साथियों समवर्ती सूची जो दी गई है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? मैं कहूंगा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कथक शब्द का क्या मतलब होता है? तो कथक की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है साथियों? कथावाचक होता है। क्या होता है? कथावाचक होता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं, बिल्कुल, और जिसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? यानी कि एक टीम में 5 खिलाड़ी हैं, दूसरी टीम में 5 खिलाड़ी हैं, ऐसे करके साथियों होता है। उसके बाद देखिए भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत नहीं, उन लोगों का प्रतिशत जो नहीं, ये भी नहीं होगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं साथियों, ये होगा, बिल्कुल साथियों ये हो जाएगा आपका साक्षरता प्रतिशत का मतलब। चलिए
अब उसके बाद देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये आपको बताना। देखिए 1944 की जब हम बात करते हैं तो साथियों यहां पर 1944 में कुछ उद्योगपतियों का एक समूह था, ठीक है ना, और इन्होंने किस पर जोर दिया साथियों, नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के ऊपर साथियों जोर दिया। और इसी को साथियों क्या कहा जाता था, इसी की जो नियोजित अर्थव्यवस्था थी ना, इसकी स्थापना के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया और इसी प्रस्ताव को साथियों क्या कहा जाने लगा, बॉम्बे प्लान। इसी प्रस्ताव को साथियों कहा जाने लगा और ये बॉम्बे प्लान को साथियों दो भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग साथियों 1944 और दूसरा भाग साथियों 1945। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में विभाजित किया गया, तो एक दो यानी कि दो भागों में विभाजित किया गया। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पोते का नाम क्या था साथियों, अशोक इनके पोते का नाम था। क्या अशोक इनके पोते का नाम था। हॉर्नबिल फेस्टिवल कह लो या पर्व कह लो, ये कहां पर साथियों मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक साथियों नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर, नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड परिणाम स्वरूप हुआ, किसके परिणाम स्वरूप हुआ बताइए, जो 1919 में साथियों रॉलेट एक्ट हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2007 से 2012 थी। अगला देखिए, कह रहे कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये तो 1949 में पारित किया गया। कब पारित किया गया, 1949 में पारित किया गया। यानी कि आगा खान कप निम्नलिखित में से किससे संबंध, यानी कि आगा खान कप किस खेल में दिया जाता है, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए हॉकी का पहला जो क्लब को संगठित किया गया, ये कब संगठित किया गया, ये 1861 में संगठित किया गया। हॉकी की एक सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना साथियों कब की गई, ये आपसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 7 जनवरी 1924 में की गई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहां पर है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का, तो स्विट्जरलैंड के साथियों लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोग याद रखें। खैर आगा खान कप की अगर बात करते हैं तो ये तो हॉकी के खेल में दिया जाता है, हॉकी के खेल में। अगला देखिए, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं, मतलब जैन सबसे ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम ईसाई। तो मैं कहूंगा तकरीबन 80% के आसपास मोटा मोटी तौर पर आप लोग याद रख सकते हैं हिंदूज हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां से आपके सामने अब कई सारे क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, और ये सभी के सभी साथियों रीजनिंग के मैंने वो सवाल लिए हैं जो आप अपने एग्जाम में साथियों देख सकते हैं। तो अपने एग्जाम से पहले पहले साथियों इन सभी सवालों को आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कितना स्कोर आपका आता है। तो अगर ये साथियों सवाल आपके सामने आ जाए, कह रहे कि एक सर्किल टाइप का हो और एक लाइन खींची हो, दूसरे सर्किल में 2 लाइन खींची हो, तीसरे सर्किल में 3 लाइन खींची हो, चौथे में साथियों 4 लाइन खींची हो। अच्छा ये सर्किल नहीं है, यहां से साथियों थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें लाइनों से मतलब है क्या, देखिए 1 2 3 लाइन 4 लाइन, तो अब 5 लाइन होना चाहिए। 5 लाइन यहां पर नहीं है, यहां पर भी 5 लाइन नहीं है, यहां पर 1 2 3 4 है, यहां पर भी साथियों 5 लाइन नहीं है, यहां पर साथियों 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। तो मैं कहूंगा आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब ये क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर कहा जाता है, हार्ड क्वेश्चंस की गिनती में ये आता है। कहने के 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो साथियों एक वर्ताकार क्या है, मेज है, और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो गए। यानी कि सभी का मुख किधर है साथियों, केंद्र से बाहर की तरफ है। किधर है, केंद्र से बाहर की तरफ सभी का मुंह है, ठीक है। कह रहे कि पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो ये हमें समझ में लाइन आ रही है, हम इसको साथियों सॉल्व कर लेते हैं। पी को हम कहीं भी आप बैठा दीजिए, मान लीजिए पी यहां पर, यानी कि क्यू के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो क्यू की अगर बात करें, क्यू हमें यहां पर बनाना पड़ेगा, तभी तो साथियों क्यू के ठीक दाईं ओर पी बैठ पाएगी, ठीक है। ये लाइन हो गई। उसके बाद कह रहे कि आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, यानी कि अगर हम मान लीजिए अगर हम आर यहां पर बनाए, ठीक है,
और एस हमें यहां पर बनाना होगा। आर और एस के बीच में साथियों क्या लिखा हुआ है, आर और एस के बीच में ठीक यू बैठा है, तो यू साथियों यहां पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एस के ठीक बाएं ओर बैठा है, टी के ठीक बाएं ओर बैठा है एस, तो टी कहां पर, अच्छा टी यहां पर हमें बैठाना पड़ेगा, टी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, एस बैठा है, ये चीज भी पूरी हो गई। अच्छा 6 लोग थे, 6 को आपने बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 बैठा दिया। कह रहे टी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो टी के विपरीत कौन बैठा है, टी किधर है, टी के विपरीत साथियों आर बैठा है, 2 लोग इधर 2 लोग इधर, तो टी के विपरीत कौन बैठा है साथियों, आर बैठा है। तो आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। अब दूसरा देखिए, दूसरी लाइन है एक तरीके से, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, और ए भाग बी का मतलब है ए बी का बेटा है, और ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पिता है। तो आपको यहां पर साथियों रिलेशन निकालने की, यहां पर आखिर क्या आ सकता है, ये भाग, मैंने भाग का निशान लगाया है, ठीक है ना। तो टी भाग आर का मतलब क्या होगा, देखिए हम इसको ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, तो भाग वाला कहां पर है, देखिए जरा ये है भाग वाला, ठीक है ना। हम ए भाग बी की जगह पर टी भाग आर रख लेंगे, ए भाग बी का मतलब है ए बी का बेटा है, यानी कि टी आर का बेटा होगा। क्या टी जो है ना ये आर का बेटा होगा, तो साथियों आर का बेटा हो गया साथियों, ये टी प्लस लगा लेंगे हम यहां पर पुरुष के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है आर प्लस एस, आर प्लस एस की अगर बात करें तो ए प्लस बी हमें देखना पड़ेगा, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि साथियों आर एस का भाई है। तो ये जो आर है ना, आर साथियों आर जो है ये एस का साथियों क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। उसके बाद साथियों एस माइनस एम है, एस माइनस एम है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस वाला किधर गया देखिए जरा, ये है, ठीक है, यानी कि ए बी का पिता है, तो मैं कहूंगा एस एम का पिता है। क्या एस जो है ना, एस ये एम का पिता है, तो ये साथियों एम का पिता हो जाएगा, यानी कि टी का पिता आर है, एम का पिता एस है, और ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। कह रहे कि टी का एस से क्या संबंध, यानी कि एस क्या कहेगा टी को, तो एस साथियों क्या कहेगा टी को, एस तो अपना भतीजा ही तो कहेगा, तो क्या भतीजा साथियों ऑप्शन में है, मैं कहूंगा भतीजा तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भाई का बेटा है, बात एक ही है, भाई का बेटा कह लो या भतीजा कह लो। तो जिनका भी आंसर यहां पर मेरे आंसर से पहले आ चुका है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में DESK को क्या लिखा जाता है, CEDFRTJL लिखा जाता है। उसके अलावा साथियों CHAIR को क्या लिखा जाता है, BDGIZBHJQS लिखा जाता है। तो आपको बताने कि TABLE को क्या लिखा जा सकता है। अच्छा यहां पर अगर बात करें, यहां पर 4 लेटर हैं और यहां पर 8 लेटर हो गए, यहां पर भी 4 लेटर हैं, 4 लेटर से 8 लेटर बनाए जा। अच्छा ये ज्यादा लग रहा है, देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 हैं, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। अगर हम डी की बात करें तो डी से पहले साथियों यहां पर सी आता है और डी के बाद ई आता है, ठीक है। ई की बात करें तो ई से पहले डी आता है और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एस की बात करते हैं तो एस से पहले साथियों आर और एस के बाद टी आता है, वही चीज साथियों यहां पर है, यानी कि के से पहले जे और एल। क्या यही चीज साथियों यहां पर है, एक बार इसको भी साथियों जरा दे। अच्छा ये 4 थे तो इसके डबल हो गए 8, ये 5 लेटर हैं तो 5 का डबल इतना ही तो होगा। देखिए सी है, सी से पहले बी और बी सी के बाद क्या डी, यानी कि टी है तो टी से पहले क्या आएगा साथियों एस आएगा और टी के बाद क्या आएगा यू आएगा। ए है, ए से पहले क्या आएगा जेड आएगा और ए के बाद क्या आएगा साथियों बी आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा बी है, बी से पहले क्या आएगा ए आएगा और बाद क्या आएगा सी आएगा। एल की बात करें तो एल से पहले साथियों के आएगा और बाद में एम आएगा। ई से पहले डी आएगा और बाद में क्या आएगा एफ आएगा। तो आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है, SUZBA, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, SUZBA, ठीक है, BAM ये भी नहीं होगा, SUZBA और CKMDF ये वाला आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए क्योंकि इतनी मेहनत के साथ में वीडियो बनाता हूं और बिल्कुल ये फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है, 1 रुपया भी साथियों उसके लिए नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसको तैयार करने में, PPT को टाइप करवाने में, इसको पूरी तरीके से बनवाने में कुछ मेहनत लगती है। तो उस मेहनत के लिए साथियों एक लाइक कर दिया करो। तो इस वीडियो को साथियों तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए अभी। कहने के कुछ नमकीन, क्या लिखा हुआ है साथियों, कुछ नमकीन पिज्जा है, कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। अब निष्कर्ष है उसके बाद, तो हम यहां पर साथियों बना लेते हैं
क्या दिक्कत है? क्या साथियों ये क्या हो जाएंगे? ये आपकी नमकीन हो जाएंगे। क्या कहा गया है? कह रहे कि कुछ नमकीन पिज्जा है, तो मैं कहूं सकता हूं इतनी नमकीन क्या हो गई? इतनी नमकीन साथियों पिज्जा हो गई। इतनी नमकीन क्या हो गई? पिज्जा हो गई। और उसके बाद कह रहे कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं। ये जो कोई पिज्जा है ना, कोई पिज्जा क्या नहीं है साथियों? कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। कोई पिज्जा क्या नहीं है साथियों? कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत। 3 निष्कर्ष दिए गए यहां पर, यानी कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं। देखिए हमें जानकारी जो दी गई है, हमें जानकारी ये दी गई है कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। तो अगर निष्कर्ष ये आता कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो हम सही कह देते, या अगर निष्कर्ष ये आता कि कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है तो हम सही कह देते। लेकिन हमें कथन में ये जानकारी नहीं दी गई है नमकीन और बिस्किट की, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है। तो जब हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो उसको हम गलत कर देते हैं, ये गलत हो गया। अब इसको देखिए, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है। कथन में यह कहा गया था कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, और यहां पर कहा जा रहा है कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, तो यह सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, कुछ पिज्जा बिस्किट। हमें कथन में जानकारी दी गई थी कि कोई भी पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो यह बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी कि कुछ पिज्जा बिस्किट। जब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं हो सकता तो कुछ पिज्जा बिस्किट कैसे, तो कुछ पिज्जा के बिस्किट कैसे हो सकता है? तो कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि निष्कर्ष 2 वाला और निष्कर्ष 3 वाला आपका बिल्कुल सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, कह रहे कि MATURE मैट्योर को क्या लिखा जाता है? 82, और हायर को क्या लिखा जाता है? 59। तो आपको बताने एशियन को साथियों यहां पर क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम साथियों इसको प्लस करने पर आए कि M13 पर होता है, A1 पर होता है, T20 पर होता है, U21 पर होता है, R18 पर होता है, E5 पर होता है, अगर हम इनका टोटल करें तो देखिए क्या 82 आएगा या नहीं आएगा? देखिए 18 5 आपका कितना हो जाएगा? 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 20 जोड़ लीजिए, 24 कितना हो जाएगा? 34 और 44 हो जाएगा, 44 और 20 कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 64 हो जाएगा, 64 1 आपका 65 हो जाएगा। ठीक है ना, 65 और 3 कितना हो जाएगा? 68, और 68 और साथियों कितना हो जाएगा? 10 78 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के यहां पर तो 78 आ रहा है, लेकिन ये कितना है? ये साथियों 82 है। अच्छा इसको जरा जोड़िए, ठीक है, इसको जोड़िए। ये H8 पर आता है, I9 पर आता है, G7 पर आता है, H8 पर आता है, E5 पर आता है, R18 पर आता है। इसको देखिए जरा, तो ये 18 और 5 23 हो जाएगा। ठीक है ना, 23 और ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 और ये 39 हो जाएगा, 39 और ये 48 हो जाएगा, 48 8 कितने हो गया साथियों? 56 हो गया। तो ये कितना आपका आ गया? 56 हुआ या 55 हुआ मेरे ख्याल से? ठीक है ना, तो ये 8 + 9 + 7 + 8 5 और 18, ये आपका कितना हो जाएगा साथियों? 55 हो जाएगा। ये कितना दे रखा है? ये 59 दे रखा है, तो 4 यहां पर बढ़ाएंगे। अच्छा यहां पर भी आपको 4 बढ़ाना पड़ रहा है, और यहां पर भी आपको 4 बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि इसको कैलकुलेट करो और इसमें भी 4 प्लस हो जाएगा। तो A1 पर आता है, S19 पर आता है, I9 पर आता है, A1 पर आता है, N14 पर आता है। ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, तो 35 ऐसे हो गया, 35 और बोले तो 44 हो गया। इसमें साथियों 4 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। और 48 के आंसर में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है, और यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है? देखिए सबसे पहले ये आकृति है, इस आकृति इससे ये आकृति बनाई गई, और फिर इससे ये वाली, और फिर ये वाली। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल टाइप का साथियों एक चीज है, ठीक है ना, अगले में रेक्टेंगल टाइप की तो चीज है एक, लेकिन एक लाइन यहां पर खींच दी गई है। उसके बाद साथियों क्या किया गया है? ये तो है, लेकिन एक लाइन और बढ़ा दी गई है। उसके बाद साथियों यहां पर क्या कर दिया गया? ये चीज तो थी, लेकिन एक और लाइन ऐसे करके कर दी गई है। तो अब साथियों अगर बात करते हैं यहां पर, अगर बात करें तो आपके अनुसार साथियों क्या आना चाहिए? मेरा मानना है कि ये चीज ऐसे तो आएगी, ये चीज ऐसे भी आएगी, एक लाइन और हल्के से यहां पर खींच दी जाएगी। तो ये हल्के से लाइन जो मैंने खींची है, क्या वो यहां पर है? यहां पर तो पूरा बना दिया गया, 1 2 कर दिया गया, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, ये पूरा बंद कर दिया गया, यहां पर साथियों ऐसा है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के 5 - 3 है। ये कौन सा सवाल है साथियों? सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। क्या कहा जा रहा है? दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? यानी कि 5 - 3 × 0 + 1 = 2। अगर हम 5 और 3 की जगह बदल दे,
5 2 की जगह बदल दे, 1 3 की जगह बदल दे, 2 0 की जगह बदल दे, यानी कि 2 की जगह 0 0 की जगह। अगर हम इसको नीचे से ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ऑप्शन से करना होगा ना, तो आप डी वाले से चला करो, उम्मीद है कि आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो अगर साथियों हम बात करें 2 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 2 रख देना, 5 है 5 रख दीजिए, 3 है 3 रख दीजिए, गुणा 0 है ना 0, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस आपका 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर ये 2 है ना, तो 2 की जगह पर 0 आ जाएगा। क्या इसको कैलकुलेट करके 0 आएगा? अगर 0 आएगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, वरना फिर हम ऑप्शन नंबर सी वाले को चेक करेंगे। तो 5 - 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 - 6 है ना, तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 1 ये हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि 0 बराबर 0 हो चुका है। तो मैं कहूंगा पहला वाला तो नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि साथियों 86 है, उसके बाद 107 है, उसके बाद साथियों 82 है, और उसके बाद 111 है, और फिर 78 है, और फिर साथियों 115 है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें कौन सा नंबर आ सकता है साथियों, देखिए तो देखिए 86 से 107 या 82, अगर हम साथियों 86 से 186 से अगर 82 बनाएंगे और 82 से 78 बनाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा साथियों फायदेमंद होगा और आसान होगा। 86 में अगर 4 घटाते हैं तो 82 आता है, 82 में अगर 4 घटाते हैं तो 78 आता है। अब 107 से साथियों 111 जो हुआ है यहां पर सिर्फ 4 जोड़ा गया है, और 111 से 115 हुआ, यहां पर सिर्फ 4 जोड़ा गया है। तो मैं कहूंगा 4 घटाया गया, 4 घटाया गया, फिर से यहां पर साथियों 4 घटाएंगे, 78 में साथियों 4 घटाया जाता है तो 74 आता है। क्या 74 आपका राइट आंसर होगा? ये तो ऑप्शन में भी साथियों 74 है, यानी कि 74 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के एक आकृति साथियों आपको यहां पर दे रखी है। आकृति की अगर साथियों यहां पर बात करें, आपको बताना है कि यहां पर साथियों आप लोग देख रहे हो कि यहां पर आपको बताने क्या चीज आएगी, कैसे यहां पर क्या आएगी, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति आएगी, बी वाली आकृति आएगी, सी वाली आकृति आएगी, या डी वाली आकृति आएगी। यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे, क्या चीज साथियों, ये एक ऐसी चीज आप देख पा रहे हैं, और यहां पर यही चीज साथियों कैसे बनी है, ये चीज साथियों ऐसे बनी है। अच्छा यहां पर अगर बात करें ये चीज साथियों कैसे बनी है, ये चीज कुछ ऐसे बनी है, तो यहां पर यही चीज कैसे बनेगी साथियों, कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है ना, तो ये वाली चीज कहां पर बनी है, क्या ये ऐसे बनी, या ये नोक ऊपर है और यहां पर नोक नीचे है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी नोक नीचे है, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ए होगा या साथियों बी होगा। इतनी बात क्लियर है। अब साथियों दूसरी बात आप लोग देखिए, दूसरी यहां पर आप लोग साथियों बात ये देख पा रहे होंगे क्या, कि यहां पर साथियों देखिए गैप है, ये चीज में और ये चीज में गैप है बीच में, लेकिन यहां पर क्या किया गया है साथियों, यहां पर कोई गैप नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा साथियों कुल मिला के ये वाली आकृति आपकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर साथियों आधारित है, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि 8 एथलीट हैं, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल। मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इन बड़े बड़े सवालों को आसानी से साथियों आप कैसे कर सकते हैं। तो 8 एथलीट हैं, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल, अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि साथियों 8 लोग हैं इस मेज पर, 1 2 3 4 और एक 5 6 7 और एक साथियों 8। ठीक है ना, कह रहे कि केंद्र से बाहर की इन सभी का मुख है, इन सभी का साथियों जो मुख बताया गया है वो केंद्र से बाहर की ओर बताया गया है। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में, यानी कि जो ये क्रम दे रखा है जरूरी नहीं ये इसी क्रम में बैठे। तो यहां तक तो सवाल हो गया, अब सवाल यहां से आपका आरंभ है। कह रहे कि कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए हम सबसे पहले, हमारे पास ये शर्त है कि हम सबसे पहले कौन सी लाइन सॉल्व करें, क्या ये वाली लाइन। अब हमें कॉमन देखना होगा, कोयल राहुल यहां पर है, क्या किसी दूसरी लाइन में अगर हमें कोयल या राहुल में से कोई एक मिल रहा है तो हम इस लाइन को सॉल्व कर देंगे, वरना हम साथ तो स्किप कर देंगे। अब देखिए कोयल राहुल आपको नहीं मिल रहा है, मेरे हिसाब से शायद नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया तो नहीं मिल रहा है। चलिए तो अगर हम साथ तो इस पर आ जाएं, क्या
तनु जो है ना चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए तनु और चीनू के कहीं और पर लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ है चीनू, यानी कि हमें चीनू क्या मिल गई साथियों, हमें चीनू साथियों कॉमन मिल गई। अब देखिए इसको लाइन को सॉल्व कीजिए, चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर तनु बैठी है, तो मान लीजिए साथियों चीनू की अगर बात करें कहां पर बैठा ले, चीनू मान लीजिए साथियों अगर हम यहां पर बैठा लेते हैं, तो कहने के चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, तनु बैठी, यानी कि तनु 1 2 3 तनु साथियों यहां पर बैठेंगे, ये बात क्लियर है। अब चीनू आपको कॉमन मिल गए, कह रहे कि चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अभिषेक बैठा है, यानी कि 1 2, यानी कि अभिषेक साथियों यहां पर बैठा है, ठीक है। तो ये फायदा होता है कॉमन लेने से। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि तनु जो है ना, तनु ये सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि सुनील साथियों कहां पर बनेगा, सुनील की बात करें सुनील यहीं पर ही तो बनेगा, तभी तो साथियों सुनील के दूसरे बाईं ओर तनु बैठ पाएगी, ये बात भी हो गई, ये काम भी हो गया। अब और देखिए साथियों और क्या बचा है, ये लाइन हो गई, ठीक है। कोयल के, अच्छा कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपसे पूछी जा रही। अब एक बार सवाल फिर से पढ़िए आप, क्या सवाल साथियों आप फिर से पढ़िए, करके कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, चीनू के दाईं ओर, चीनू के दाईं ओर साथियों दूसरे स्थान पर कौन है, सॉरी तीसरे स्थान पर तनु है, ये वाली लाइन हो चुकी है। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 यहां पर कौन बैठ जाएगा साथियों, यहां पर मोहित जी बैठ जाएंगे, मोहित जी बैठ गए। अब उसके बाद कहा गया था कोयल राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर हम साथियों क्या कोयल को मजबूरन हमें साथियों कोयल को यहीं पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कोयल के, ठीक है कोयल जो है ना ये राहुल के बाईं ओर, तो साथियों राहुल, क्योंकि राहुल को यहां पर मजबूरन में बैठाना पड़ेगा, राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कोयल बैठी है। अब यहां पर एक बंदा बचा है, कौन बचा है साथियों, अंकित बचा है, तो मैं कहूंगा अंकित जी यहां पर बैठ जाएंगे। 8 थे, 8 आपने बैठा दिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कोयल कहां पर बैठी, यहां पर, कोयल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है साथियों, मोहित बैठा है, तो मोहित आपका यहां पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे हैं कि इन सभी को आपको साथियों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है, तो साथियों कैसे अंग्रेजी नहीं कुछ और पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो हमें यह देखना होगा साथियों पहले स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है। देखिए SMA यहां पर भी है, SMA यहां पर भी है, यहां पर भी SMA है, यहां पर भी SMA और यहां पर भी SMA। आप मुझे ये बताइए साथियों सबसे पहले यहां पर क्या आता है, TS, तो मैं कहूंगा S पहले आता है, C सबसे पहले आ जाएगा, C साथियों सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपका सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा साथियों L आ जाएगा, तो 1 नंबर आपका आ जाएगा, यानी कि ये भी हो गया। ये उसके बाद क्या R पहले आता है या ST, मैं कहूंगा R पहले आता है, तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद 4 आ जाएगा, और उसके बाद 5 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर दूसरा वाला है। दूसरा वाला क्या है, इसकी बात चल रही है, स्मार्ट, तो इसमें से आंसर आपका जो जाएगा वो स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर कौन है, स्मार्ट वर्ड ही है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, करके RPD को हम लोगों ने क्या लिखा है, WUL लिखा है, तो आपको बताना है कुल मिला के यहां पर जो रूल लगा हुआ है, यहां पर जो लॉजिक लगा हुआ है, वो आपको बताना है साथियों कौन से ऑप्शन में साथियों लगा हुआ। पहले हमें पहचानने दीजिए कि आखिर इसमें लॉजिक लगा कौन सा है, लॉजिक लगा साथियों इसमें कौन सा है। देखिए ये R है, ये R 18 पर होता है, P 16 पर होता है, D 4 पर होता है, W 23 पर होता है, U 21 पर होता है, L 12 पर होता है। 18 से 23 हुआ, मैं कहूंगा 5 बड़ा है, ठीक है। 16 से 21 हुआ, मैं कहूंगा 5 बड़ा है। 4 से 12 हुआ, अब यहां पर तो साथियों कुछ ज्यादा ही बढ़ गया क्या, D, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 बढ़ गया, यहां पर क्या बढ़ गया साथियों, 8 बढ़ गया, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझ। अब इसमें देखिए साथियों ये L 12 पर होता है, ये C 3 पर होता है, इसमें तो माइनस किया गया, ये आंसर नहीं हो सकता। B 2 पर होता है, O 15 पर होता है, 13 बढ़ा दिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। शुरू में 5 बढ़ना चाहिए। X की बात करें 24 पर होता है, U 21 पर होता है, ये तो घट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। X की बात करें 24 पर होता है, ठीक है, और C आपका 3 पर होता है। अगर ये 24 पर है और ये 3 पर है तो कितना बड़ा साथियों, 2 तो इधर बड़ा, 26 हो गया, और 3 उधर बड़ा, यानी कि इनडायरेक्टली साथियों 5 बड़ा है। Y 25 पर होता है, D 4 पर होता है, यहां पर भी 5 बड़ा है, तो मैं कहूंगा यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर साथियों ये नहीं बढ़ रहा है, M 13 पर होता है, R 18 पर होता है, यहां पर भी 5 बड़ा है, लेकिन यहां पर तो 8 बड़ा है, ठीक है। तो सबसे नजदीकी उत्तर जो आपका लग रहा है वो ऑप्शन नंबर D लग रहा है, ठीक है ना।
चलिए, तो कुल मिला के वैसे यहाँ पर साथियों यहाँ पर भी 5 का अंतर होना चाहिए, या 5 का यहाँ पर हो जाए, या साथियों फिर यहाँ पर 8 का हो। खैर कोई नहीं, तो सबसे नजदीकी जवाब जो हमें मिला है, हो सकता हो कुछ टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो गई हो। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और मुझे आप लोग बता दीजिए कि इस सवाल का सही जवाब आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, यानी कि 3 लाइन है तो 3 लिख दिया गया, 4 लाइन है तो 4 लिख दिया गया, 5 लाइन है तो 5 लिख दिया गया। अब 6 लाइन है तो 6, पहली बात तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो 6 कौन कौन से ऑप्शन में है? 6 सातों, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं कहूंगा ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर तो 7 लाइन है और अंदर 6 लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 लाइन है और अंदर 6 लिखा हुआ है, इसलिए जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को, और साथियों मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। करके BEHALF को DCJYND लिखा जाता है, तो उसी प्रकार CLINIC को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, B 2 पर होता है, E 5 पर होता है, H 8 पर होता है, A 1 पर, L 12 पर, F 6 पर होता है। इसकी बात करें साथियों, D 4 पर होता है, C 3 पर होता है, J 10 पर होता है, Y आपका 25 पर होता है, N 14 पर होता है, D 4 पर होता है। अब देखिए ये 2 से 4 हुआ है तो यहां पर साथियों 2 बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा? 2 बड़ा है। ये 5 से 3 हुआ है तो यहां पर तो 2 घटा दिया गया। ये 8 से 10 हुआ यानी कि 2 बड़ा है, ठीक है। ये 1 से कितना हो गया है? 1 से 25 हो गया, यानी कि A से Y हो गया है, तो 2 घटाया गया है, यानी कि वही क्रम चल रहा है, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, ठीक। तो यही क्रम हम इसमें करेंगे। सबसे पहले 2 प्लस किया गया है तो E आएगा, क्या आएगा साथियों? E आएगा। उसके बाद 2 माइनस करेंगे तो J आ जाएगा, ठीक है। I में 2 प्लस करेंगे तो K आएगा, ठीक है। अब N में 2 माइनस करेंगे L आएगा, ठीक है, ठीक है। I में 2 प्लस करेंगे, क्या आएगा साथियों? I के बाद क्या आ जाना चाहिए? K आएगा, ठीक है। C में 2 माइनस करेंगे, क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। A यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर है, लेकिन ये अलग है। मैं कहूंगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर साथियों D के साथ जाएगा। तो D आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का। एक और सवाल, एक और बेस्ट कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि 5 दोस्त हैं, पूजा है, भावना है, चारू है, गीता है और हेमा है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं साथियों, 1 2 3 4 और एक साथियों ये 5, ठीक है। यानी कि चारों भावना की पड़ोसी नहीं है, ठीक है। भावना हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हैं, गीता भावना और हेमा की पड़ोसी हैं, तो भावना के ठीक दाएं ओर कौन बैठी है, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए सबसे पहले हमें ये लाइन सॉल्व करना होगी, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, ठीक है। तो क्या कहा गया है? हेमा के बाईं ओर कौन बैठा है साथियों? भावना बैठी है। तो हेमा की अगर बात करें, हेमा को कहीं पर आप बैठा दो, ऊपर को बैठा दो, यहाँ को, ठीक है। हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर साथियों कौन बैठी है? भावना बैठी, यानी कि भावना जी यहां पर साथियों बैठेंगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या कहा गया था कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी कि चारू अब ना तो यहां पर आ सकती हैं और ना चारू यहां पर आ सकती है, क्योंकि भावना की पड़ोसी नहीं है चारू, तो जाहिर सी बात है साथियों चारू जी यहां पर बैठ जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। कहने के भावना ये तो हो चुका है। कहने के गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, यानी कि गीता जो है ना, गीता ये भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है गीता यहीं पर तो आएंगी, तभी तो ये भावना की और हेमा की पड़ोसी हो पाएंगी। अब 5 लोग थे, 4 लोग आपने बैठा दिए, 1 लोग बचा है, कौन बचा है? पूजा बची है, तो पूजा यहां पर बैठा दी जाएंगी। तो कुल मिला के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भावना के ठीक दाएं कौन है, तो भावना की तरह भावना के ठीक दाएं कौन है साथियों? मैं कहूंगा गीता है, तो गीता आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो अब आपके सामने साथियों यहां पर मैथ के क्वेश्चंस आप लोग यहां पर देखेंगे, सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं मैथ के, अच्छे कॉन्सेप्ट साथियों यहां पर है। चलिए तो कुछ नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है साथियों। ये देखिए यानी कि एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, ठीक है। एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? अब देखिए यहां पर अगर बात करें, एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, तो मैं कहूंगा साथियों, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, अब इस अंकित मूल्य के 20% छूट पर बेची जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो 80 में बेची जाएगी। 20% की छूट हमने यहां पर की है, ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। इतने में थी, अंकित था, इतने में बेची गई है। तो इसका ही तो आपसे
अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसको कट कर ली, 0 से 0, 2 से 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका वस्तु का अंकित मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य क्या है, 4 है, जब 20% की छूट दी जाती है। तो 5:4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, करके उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार आधा है। यानी कि ऊंचाई तो ऊंचाई है, लेकिन साथियों जो आधार एक तरीके से है ना, ठीक है ना, ऊंचाई के संगत आधार जो है ना वो साथियों आधा है, और क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के अगर हम जब बात करते हैं साथियों, देखिए ऊंचाई की अगर बात करते हैं ना, ऊंचाई कहां पर लिखा हुआ है, हाँ ये ऊंचाई साथियों हमने h मान ली, कोई दिक्कत नहीं। आधार की अगर बात करें तो आधार ये क्या है, आधार साथियों ऊंचाई का आधा है ना, तो ऊंचाई का आधा ये मान लेते हैं, यानी कि h/2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं साथियों त्रिभुज के क्षेत्रफल की, किसकी बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं साथियों त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या सूत्र आपको याद है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या साथियों, आधार गुणा क्या हो जाएगा साथियों, ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 ये आ गया। आधार कितना है, आधार साथियों h/2 है, h/2 है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई साथियों यहां पर हमने h मानी हुई है। ये बात क्लियर है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बताया गया है, 144 बताया गया, तो ये 144 हो गया। अब ये 2 गुणा 2 नीचे है ना, बराबर लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 144 से गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 2 बराबर, इधर क्या बचेगा, h गुणा h बचेगा, h गुणा h बच गया। ये बात भी क्लियर है। यानी कि इधर की अगर बात करें साथियों, ये h स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 144 गुणा 2 हो जाएगा। अब एक काम करिए, कभी भी अगर आप देखो कि कोई लेटर यहाँ पर उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो कहने का मतलब है कि ये नंबर किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। अब इसकी अगर बात करें तो ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 2 बार 2 लिखा है तो यहां पर 1 आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर की जगह पर h आ जाएगा। तो h बराबर क्या निकलेगा साथियों, 24 सेंटीमीटर निकलेगा। यानी कि ऊंचाई कितनी है साथियों, 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपका कैसे क्या हो सकता है, आप लोगों को यहां पर बताना है। देखिए 1495 भाग 23 और प्लस 44 गुणा 9 माइनस 21 भाग 3 है, तो इसको कैलकुलेट करके बताइए आंसर आपका क्या है। देखिए सबसे पहले भाग है, तो इसको एक काम करें साथियों, सॉल्व कर लें। 1495 बटे 23 से अगर इसको साथियों हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है। देखिए अगर 23 छंग तकरीबन करें तो 6 3 18 हो गया, 6 12, ठीक है, 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा, यानी कि 138 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 23 छंग 138 आ गया, कितना बचेगा, 1 और 1 ये 115 आ जाएगा। अब 23 चौक करें, क्या करें, 23 चौक नहीं, 23 पंजे का अगर बात करते हैं यहां पर करें तो 5 3 15 हो गया, 5 2 10 और 11, बिल्कुल पूरा कट गया साथियों, पूरा ये तो कट गया आपका पंजे। यानी कि इसकी जगह पर 65 आ जाएगा, 65 प्लस अब 44 गुणा 9 कर लो, 44 गुणा 9 अगर हम करते हैं तो 9 चौक आपका 36, 9 चौक 36 39, यानी कि 396 आ गया। 396 माइनस 21 की भाग करना है 3 से, यानी कि 3 को एक तरह 3 सत्ते, ये तो 7 यहां पर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर साथियों तो 11 आ गया, ये 10 हो गया, 10 और ये 16 हो गया, और ये साथियों 4 हो गया, यानी कि इसमें से 7 आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जब 461 में से 7 घटता है तो 454 बचता है। 454 कौन से ऑप्शन में है, 454 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कहने के x और y एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। x और y 2 लोग हैं और ये एक काम करते हैं तो 20 दिन में पूरा करते हैं। अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, कौन पूरा कर सकता है, वाई की यहां पर बात चल रही है। तो वाई अकेले अगर उस काम को करता है तो वाई अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। कहने कि अगर अकेले एक्स काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 20 के पहाड़े में भी आए, 25 के पहाड़े में भी आए, अर्थात 20 से भी वो नंबर कट सके और 25 से भी कट सके। तो हम क्या नंबर ले लें, 100 ले लें, ठीक है, 100 कट जाएगा, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। ठीक, कहने का मतलब यह है कि y एक दिन में 4 काम करता है और x और y दोनों दिन में मिलकर 5 काम करते हैं। y एक दिन में 4 काम करता है और दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो मैं कहूंगा x एक काम करेगा एक दिन में, तभी तो भाई ये 5 हो पाएगा। तो पूछा जा रहा है कि x अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। और ये क्या चीज है, ये साथियों टोटल काम है। अगर टोटल काम 100 है और x एक दिन में एक काम करता है तो ये 100 काम
x कितने दिन में कर पाएगा? 100 दिन में कर पाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? 100 दिन होगा। x अकेले उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा? 100 दिन में कर पाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, कह रहे 5400 भाग 2 माइनस 55 गुणा 11 प्लस 44 गुणा 3। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको कर लीजिए, भाग लगा हुआ है, 2 दूना 4, 2 सते 14, डबल 0 आ गया। माइनस 55 की गुणा साथियों 11 से करेंगे तो 55 ऐसे करके लिख लीजिए, 5 10 6 यानी कि 605 यहां पर आ गया। प्लस अब 44 तियां कितने होते हैं? 4 तियां 12 हो गया, 4 तियां 12 और एक आपका 13 हो गया। 2700 में से 605 साथियों घटा दीजिए, तो 2700 में से 605 अगर हम यहां पर घटा देते हैं तो कितना बचता है? देखिए यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर एक तरीके से साथियों 9 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर 26 हो जाएगा, यहां पर मैं कहूंगा 20 आ जाएगा। ठीक, ये बात साथियों क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपका क्या हो गया साथियों? 2095 आ गया प्लस 132 आ गया। तो इसमें 132 अगर प्लस करते हैं तो 7 आ गया, 12 आ गया, 2 और 2 यानी कि 2227 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2227 कहां पर लिखा हुआ है साथियों? 2227 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हो भाई साहब, ये क्या? यदि m% कम है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए इसको क्या कर देना पड़ेगा? इसको स्किप कर देना पड़ेगा। अब एक ये सवाल और एक ये सवाल, 2 सवाल और बाकी हैं आपके सामने। बस देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4600 रुपए है, यदि 12% की हानि है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या? यानी कि एक वस्तु को 4600 रुपए में खरीदा गया था, अगर इस वस्तु को 12% की हानि पर बेचेंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक वस्तु को खरीदा गया था 4600 में, अगर इसको 10% की हानि पर से बेचा जाता है तो इसको 90% में बेचा जाता है। समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर किसी वस्तु का मूल्य 4600 रुपए है, अगर इस वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो इसको 80% में बेचा जाता है। तो यहां पर कहा गया है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 4600 रुपए है और किसी उस वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया है, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु को 88% में बेचा गया होगा, है ना। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु को 88% में बेचा गया है, तो 46 की गुणा साथियों 88 से आप कर दीजिए, 6 48 हो जाएगा, 4 32, 33 34 35 36 आपका हो गया, यानी कि 368 आपका यहां आ जाएगा। 8 आ गया और साथियों ये कितना आ जाएगा? ये 14 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ गया? 10, यानी कि 448, सॉरी 4048 आ गया। तो 4048 रुपए आपका वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 4600 रुपए है और 12% की हानि पर उस वस्तु को बेचा जाता है तो वो वस्तु 4048 रुपए की बिकेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, कह रहे हैं साथियों 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी कि कुल मिला के 13 लोग हैं। अरे भाई 12 खिलाड़ी हो गए, एक उनका कोच हो गया, यानी कि कुल मिला के 13 लोग हैं और 13 लोगों का जो औसत आयु है वो साथियों 32 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल मिला के 13 लोगों की कुल आयु का योग कितना होगा, 13 की गुणा आपको 32 से कराना पड़ेगी। ठीक है, ये भी हम लोग कर लेते हैं साथियों। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और यहां पर 32 आ जाएगा, 6 आ गया, 11 आ गया, 4 यानी कि 416 साथियों यहां पर आ जाएगा। यानी कि 13 लोगों की कुल मिला के आयु कितनी हो गई? 416 हो गई। अच्छा, अभी 13 लोग हैं, तो इसमें जो 13 लोग हैं ना, यहां पर कहा गया है कि प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत 26 वर्ष है। तो कोच की आयु कितनी होगी? अब अगर हम प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत की आयु की बात करें, यानी कि इसमें 13 लोग हैं और इसमें से जो शुरू के 5 लोग हैं या कैसे भी 5 लोग हैं, इनकी औसत आयु 28 वर्ष है। तो अगर मैं कहूं कि 13 लोगों में से 5 लोगों की कुल आयु कितनी होगी साथियों, तो 28 की गुणा हमें 5 से करना पड़ेगी। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया, 5 दूना 10 और 14 यानी कि 140 हो जाएगी। तो ये 5 लोगों की आयु आ गई। अब इसी प्रकार साथियों कितने, ठीक है, 7 खिलाड़ियों की बात करें तो 7 खिलाड़ियों का औसत कितनी बताई गई है? 26 बताई गई है। तो इसकी भी साथियों गुणा करना पड़ेगी। ठीक है, 6 छंग 36, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 18 यानी कि 182 ये हो जाएगा। देखिए 5 लोग 7 लोग यानी कि कुल मिला के 12 लोगों की आपको आयु का योग मालूम पड़ गया है। इनको जोड़ दोगे, ये 12 लोगों की आयु आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये 13 लोगों की आयु आपको मिल जाएगी। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो कोच की आयु आपको खुद मालूम पड़ जाएगी। तो 140 182 साथियों जोड़िए कितना होता है?
2 आ गया, 12 आ गया, यानी कि 332 आ गया, 322 आ गया। अब इसको साथियों में हटा देता हूं। तो क्या कहा गया है साथियों, अब देखिए ये 13 लोगों की आयु है 416, ये कितने, ये 12 लोगों की आयु है साथियों 322। इसको घटाएंगे, हमें कोच की आयु मालूम पड़ जाएगी 4 हो गया। 41 में से साथियों जब आपका 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 94 वर्ष क्या हो जाएगी, 94 वर्ष आपके कोच की आयु हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा और वीडियो को साथियों एक बार शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों डिस्क्रिप्शन में क्या है साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको वहां पर लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, एक प्लेलिस्ट का, एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट को साथियों जाकर आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पूरे पूरे साथियों मॉडल पेपर की, एक मॉडल पेपर में आपको हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के, मैथ के, एक क्लास में चारों विषयों का संपूर्ण निचोड़ है। अगर आप तकरीबन तकरीबन 20 क्लासेस वहां से देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। और जब किसी इंसान का सिलेबस का बेस मजबूत हो जाता है, जो सिलेबस है, तो ये समझ लीजिए साथियों भले अगर पूरी लिस्ट में से आखिरी नंबर उसका हो, उसका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब आपकी बहुत अंत में आपका नाम आएगा, बहुत बेकार से नंबर आएंगे, लेकिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपने उन 20 से 25 क्लासेस को देख लिया, ठीक है ना। चलिए, तो एक तो वो काम कर लेना कि उन सभी क्लासेस को आप देख डालना, जितने भी उसमें मैंने मैथ के कॉन्सेप्ट बताए हैं, मैथ के क्वेश्चंस बताए उनको तैयार करना, जितने मैंने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस बताए उनको तैयार करना, हिंदी के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, सब कुछ आपको तैयार कर लें तो आपको एक बेस मजबूत हो जाएगा, फिर एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता। उसके अलावा साथियों और अब से जो आपके एग्जाम तक जो भी क्लासेस चलेंगी उनको अगर आपने देख लिया, कर लिया, तो ये दोनों चीजें मिलकर साथियों आपका सिलेक्शन साथियों तय कर लेंगे, कितना, 100% सिलेक्शन तय कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था, सिर्फ 45 रुपए की आपको पीडीएफ दी गई है। उस पीडीएफ को बनाने के लिए साथियों पूरी टीम की बहुत मेहनत है, उसमें हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, सब कुछ है। तो डिस्क्रिप्शन से जाकर साथियों उस पीडीएफ को आप लोग जाकर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।